दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी 2018 में मेरे दादा दादी के फार्म पर घटित हुई थी, जब मैं वहां अकेला था। एक रात जब मैं टीवी देख रहा था तो मुझे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। गायों की रंभाहट से मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है। मैंने दादा की बंदूक लेकर जाना शुरू किया और मुझे कुछ काले कपड़ों में लोगों को देखा जो मास्क पहने हुए थे। वे मेरी तरफ आ रहे थे और मंत्र उच्चारण कर रहे थे। मैंने डर के मारे गोलियां चलाकर उन्हें भगा दिया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे एक गाय का सिर दिखाई दिया जो मोमबत्तियों के घेरे में पड़ा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और जब पुलिस पहुंची तो उन्हें खलिहान और मकई के खेत में कुछ सबूत मिले। ये एक डरावनी घटना थी जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दादा दादी के फार्म पर गर्मियों के दौरान 2018 में घटित हुई। उस समय मैं अकेला था क्योंकि मेरे दादा दादी कहीं बाहर गए हुए थे। मुझे कुछ रातों के लिए फार्म की देखभाल करने के लिए पैसे मिल रहे थे। आखिरी रात जब मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहा था तब मुझे बाहर मकई के खेत से एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद कोई हिरण होगा, लेकिन फिर मैंने सुना कि सभी गायें एक साथ रंभा रही हैं। आमतौर पर आपने एक समय में एक गाय को रंभाते सुना होगा, लेकिन जब हर एक गाय एक साथ रंभा रही हो तो कुछ गड़बड़ होती है। कुछ या कोई चीज उन्हें डराने के लिए उन्हें इस तरह विचलित कर सकता है। मैं फार्म पर अकेला था, इसलिए यह मेरी ही जिम्मेदारी थी कि मैं देखूं कि क्या हो रहा है। मैं अलमारी में गया, कोट पहनने के लिए और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था मैंने एक बहुत ही तीखी गाय की चीख सुनी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। गायों के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा था। मैं तेजी से ऊपर अपने दादा के कमरे में गया, जहां वे हमेशा कुछ बंदूकें रखते थे। मैंने उनकी शिकार वाली राइफल लोड की और बाहर चला गया। गायें अभी भी रंभा रही थीं, इसलिए मैं खलिहान में गया। वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सभी गायें वहीं थीं, जब तक कि मैंने आगे जाकर देखा कि एक गाय अपने स्टॉल से गायब थी। यह समझ में नहीं आ रहा था। मुझे यकीन था कि मैंने उसे आखिरी बार स्टॉल से बंधा हुआ देखा था। फिर मैंने खलिहान के बाहर मकई के खेत से एक गाय की तीखी आवाज सुनी तो मैं बाहर चला गया। जब मैं खेत की तरफ जा रहा था तो मुझे लगा कि मैंने लोगों की बातचीत सुनी। मैंने अंततः इससे तंग आकर हवा में 2 गोलियां चलाईं। सब कुछ शांत हो गया। गायें चुप हो गईं और मुझे खेत से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, तब तक जब तक मैंने खेत में कदमों की आवाज नहीं सुनी। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास खेत में जाने की हिम्मत थी या नहीं, लेकिन मुझे वह करना ही था। यही कारण है कि किसान बंदूकें रखते हैं और मैं घर में छुप कर नहीं रह सकता था जब खेत में घुस बैठिए थे। मैंने फसलों में चलना शुरू किया और मुझे अपने बगल में कई जोड़ी कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे मैं खेत में आगे बढ़ता गया मैं और भी डरता गया और फिर मैं जम गया। एक मकई की पंक्ति के नीचे मेरे कुछ फीट दूर एक व्यक्ति काले कपड़ों में खड़ा था। मैंने अपनी बंदूक उठाई और उसे अपने खेत से बाहर जाने को कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं गोली चलाने के लिए तैयार था, लेकिन वह हिला भी नहीं। तो मैंने उसे डराने के लिए हवा में एक और गोली चलाई, लेकिन वह फिर भी 1 इंच भी नहीं हिला। फिर उसने अपनी बाहें थोड़ी सी बाहर निकालते हुए मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया, मानो मुझे अपनी हथियार नीचे करने के लिए कह रहा हो। मैंने फिर से उस पर अपनी बंदूक तानी और चिल्लाया कि वह चला जाए। तभी मुझे यह भयानक एहसास हुआ कि मुझे काले कपड़ों में कम से कम 6 या 7 अन्य लोगों ने घेर लिया था। ये तो सिर्फ वे लोग थे जिन्हें मैं देख पा रहा था। कौन जानता है कि और कितने लोग वहां थे। जैसे ही वह व्यक्ति मेरे करीब आया मैंने देखा वह और बाकी सभी लोग भयानक मास्क पहने हुए थे। वह आदमी मेरे पास आते हुए रुक गया और मैं पीछे हटने लगा। वे सभी कुछ देर के लिए चुपचाप खड़े रहे। मैं उस डर को शब्दों में नहीं बयां कर सकता जो मैं अनुभव कर रहा था। मुझे लगा कि मैं मारा जाने वाला हूं। तभी उन्होंने कुछ ऐसी भाषा में मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया जिसे मैं समझ नहीं पाया। यह मंत्र लगभग एक गाने जैसा लग रहा था और मैंने सोचा कि वे मुझ पर कोई बीभत्स अनुष्ठान करने वाले हैं।
तभी मैंने मौका उठाकर जितनी तेजी से दौड़ सकता था कुछ मकई की पंक्तियों में दौड़ा। जब मेरी सांस फूल गई तो मैंने उनकी दिशा में लगभग 6 राउंड फायर किए। मुझे बहुत सारे कदमों और फसलों की आवाज सुनाई दी जो विपरीत दिशा में जा रहे थे। अंततः मैंने उन्हें डरा दिया। मैं फार्म हाउस की दिशा में वापस दौड़ा, रुका और जमीन पर कुछ देखा। जो मैंने देखा वह मेरे साथ हमेशा के लिए चिपक गया, मुझे चोट पहुंचाई। वहां मोमबत्तियों के घेरे के बीच में एक गाय का सिर पड़ा था। मुझे उल्टी करने का मन हुआ और जैसे ही मैं फार्म हाउस में वापस गया मैंने उल्टी की। मैंने घर के फोन को उठाया और पुलिस को फोन किया। मैंने ऑपरेटर को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सब कुछ बताया। उसने कहा कि एक अधिकारी जल्द ही वहां पहुंचेगा। पुलिस के फोन से उतरने के बाद मैंने अपने माता पिता को फोन किया, स्थिति को समझाया और उनसे मुझे लेने आने के लिए कहा। मेरे पिताजी ने कहा कि वह 1 घंटे में वहां पहुंचेंगे। मैं अपने दादा के कमरे में ऊपर बैठा, कांपते हुए और रोते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, जो एक अनंत काल जैसा महसूस हुआ, जब तक कि मैंने आखिरकार बाहर पुलिस कार नहीं सुनी। मैं अधिकारी की ओर दौड़ा और अपने जीवन में पहली बार इतनी खुशी महसूस की। मैंने अधिकारी को सब कुछ बताया। उसने खलिहान की और फिर थोड़ा सा मकई के खेत की तलाशी ली और उसे गाय का सिर मिला। इसके बाद उसने एक खोजी दल को बुलाया क्योंकि यह अब एक सक्रिय अपराध स्थल था। जब मेरे माता पिता पहुंचे तो मैंने और पहले अधिकारी ने उनके साथ बैठकर सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। सौभाग्य से मेरे माता पिता मुझे घर ले गए। मेरे दादा दादी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और पूरे फार्म में एक हाईटेक सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम लगवाया। कौन जानता है कि वह किस तरह का समूह था, लेकिन स्पष्ट रूप से वे किसी तरह का पशु बलिदान अनुष्ठान कर रहे थे या कुछ। मैं बस दुर्भाग्य से अकेला था जब उन्होंने इसे करने के लिए इस फार्म को चुना। मेरा नाम हॉवर्ड है और मैं 25 साल का हूं। मैं अरकानसस में अपने परिवार के फार्म पर रहता हूं और जब मेरे माता पिता बाहर जाते हैं तो उसकी देखभाल करता हूं। यह एक छोटा पारिवारिक फार्म है, कोई व्यावसायिक ऑपरेशन नहीं है। मेरे माता पिता चाहते हैं कि जब वे बूढ़े हो जाएं तो मैं फार्म को संभाल लूं, क्योंकि मैं 3 बच्चों में सबसे बड़ा और इकलौता बेटा हूं। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। मैं खुद को पूरी जिंदगी अरकानसस के बीचों बीच नहीं देखता, खासकर पिछले जुलाई में हुई एक अजीब घटना के बाद। मेरे माता पिता एक सप्ताह की रोमांटिक यात्रा पर गए हुए थे, इसलिए संपत्ति की देखभाल सिर्फ मेरी 2 बहनें क्रिस्टल और मॉर्गन और मैं कर रहे थे। यहां आसपास ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा प्राइवेसी है जो मेरी राय में थोड़ी ज्यादा ही है। लेकिन एक रात को यह सब बदल गया। रात के समय जब सोने का समय करीब आ रहा था, मेरी बहनें अपने अपने काम में व्यस्त थीं। क्रिस्टल अपने कमरे में ऑनलाइन कॉलेज का कोर्स वर्क कर रही थी और मॉर्गन और मैं लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। हम तीनों ही किसी न किसी तरह से फार्म की जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, खासकर मैं जो सबसे बड़ा हूं और 20 के दशक में हूं। फार्म जीवन का एक डरावना हिस्सा है शिकारी। सिर्फ जानवर ही नहीं जो आपकी उपज खाते हैं, बल्कि लोग भी जो आपसे चोरी करते हैं। विश्वास करें या न करें, ऐसा होता है, भले ही यह हमारे साथ कई बार नहीं हुआ हो। हमारे घर में कुछ बंदूकें हैं इसी कारण से। अचानक हमारे 2 कुत्ते बाहर आंगन में पागल हो गए। कुछ निश्चित रूप से उन्हें डराया हुआ था। मैं बाहर गया यह देखने के लिए कि वे किस पर भौंक रहे हैं। वे मकई के खेत की ओर देख रहे थे, इसलिए मैंने सुना और फसलों के अंदर से एक सीटी की आवाज सुनी। यह पहली बार था जब मैं अपने पिता के बिना संपत्ति पर किसी घुसपैठिए का सामना कर रहा था। मैं जल्दी से अंदर गया और एक बंदूक ली, लेकिन मेरी बहनों ने मुझे समझाया कि अंधेरे में मकई के खेत में दौड़ना कितना डरावना होगा। इसके बजाय मैं वापस बाहर गया और हवा में एक गोली चलाई, जिससे कुत्तों की आवाज बंद हो गई। मैंने चिल्लाकर कहा कि जो भी वहां है हमारी जमीन से चला जाए, लेकिन कुत्ते फिर से पागल हो गए, इस बार और भी ज्यादा। मैं फिर से बाहर गया और देखा कि एक आदमी कुत्तों से लगभग 20 फीट दूर खड़ा था, सीधा मकई के खेत के सामने। मैंने उस पर चिल्लाया और वह फसलों में वापस भाग गया। मैंने हवा में एक और गोली चलाई, लेकिन वहां जाने का कोई तरीका नहीं था। इसके बजाय मैंने कुत्तों को अंदर ले आया। हमने अपने पिता को फोन किया, जिन्होंने मुझे बताया कि मुझे घर का आदमी बनना पड़ेगा
और अपनी बहनों की रक्षा करनी पड़ेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर घुसपैठिया फिर से आए तो एक और चेतावनी शॉट मारूं। बाकी रात हम सभी अपने अपने कमरों में रहे। मेरी बहनों में से प्रत्येक ने एक एक कुत्ता अपने साथ रखा। बाद में जब मैं अपने कमरे में था, मैंने फिर से बाहर सीटी की आवाज सुनी। मैंने देखा कि कोई घास में धीरे धीरे चल रहा था, और जब मैंने उसके पास जमीन पर गोली चलाई तो वह भाग गया। हम कभी नहीं जान पाए कि वह कौन था या वह क्यों घुसपैठ कर रहा था, लेकिन यह एक बहुत ही अस्थिर अनुभव था। पहले मैं अपनी चाची, चाचा और बड़े भाई बहनों के साथ एक दूरस्थ क्षेत्र में रहता था, जहां हमारे घर के चारों ओर एक बड़ा चरागाह था और कोई अन्य घर नहीं थे। हमारी संपत्ति पर एक पुराना परित्यक्त केबिन था जो हमारे पास था, लेकिन जिसका हम कभी उपयोग नहीं करते थे। मेरा चाचा हमारी जमीन के बारे में कहानियां सुनाना बहुत पसंद करता था। वह उन लोगों के बारे में बात करता था जो हमसे पहले वहां रहते थे। फिर एक रात उसने मुझे जमीन के बारे में एक और कहानी सुनाई, लेकिन यह काफी डरावनी थी। हमारे चरागाह के बीच में स्थित पुराना केबिन एक किसान और उसकी छोटी बेटी का था। वे वहां अकेले रहते थे और किसान अकेले ही खेत चलाने के लिए कठिन परिश्रम करता था। उसकी बेटी केवल लगभग 6 साल की थी। वह एक सुंदर लड़की थी, गोरी त्वचा, लंबे काले बाल और खुश मिजाज स्वभाव वाली। फिर एक दिन जब किसान अपने ट्रैक्टर का उपयोग करके फसल काट रहा था तो एक भयानक दुर्घटना हुई। उसकी छोटी बेटी पास में खेल रही थी जहां वह काम कर रहा था। उसने उसे देर से देखा और उसे दूर जाने के लिए चिल्लाया क्योंकि वह खतरनाक था, लेकिन उसने उसे नहीं सुना। यह एक बहुत ही दुखद दुर्घटना थी। एक छोटी लड़की के रूप में मुझे विश्वास करना कठिन था कि कुछ इतना भयानक वास्तव में हो सकता है, या शायद मैं इसे विश्वास नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह मुझे बहुत डराता था। मेरा भाई रॉबर्ट एक सामान्य युवा लड़का है, मजबूत, मांसल और निडर। वह कभी नहीं डरता था और मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था जब तक कि यह घटना नहीं हुई। एक सप्ताहांत रॉबर्ट ने अपने कुछ दोस्तों को कैंपिंग ट्रिप के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने हमारी संपत्ति पर पुराने परित्यक्त केबिन में रहने की योजना बनाई, सोचते हुए कि इसे साफ करने और उपयोग करने का समय आ गया है। वे इस परियोजना के बारे में उत्साहित थे और कैंपिंग ट्रिप से पहले केबिन को ठीक करने में बहुत समय बिताया। अब मेरे चाचा ने केवल मुझे किसान और उसकी बेटी की कहानी सुनाई थी। मेरे भाई और उसके दोस्तों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब अंधेरा होने लगा तो वे केबिन में गए। उन्होंने इधर उधर घूमकर मस्ती की, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा याद है वह है जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे। मैं कभी नहीं भूलूंगी रॉबर्ट के चेहरे पर वह नजर जब वह और उसके दोस्त घर वापस दौड़े, पसीने से तरबतर और हांफते हुए। वे सब स्पष्ट रूप से भयभीत थे। रॉबर्ट अपने दोस्तों से थोड़ा बाद में सोने गया था और केबिन के एक पुराने बिस्तर में लेटा हुआ था। रात के बीच में वह जग गया क्योंकि उसने सोचा कि उसने किसी को रोते हुए सुना, और फिर बाहर से एक हल्की चीख। आवाज कहीं चरागाह से आ रही थी और यह उसे बहुत डराने वाला लगा। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि कुछ केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसे लगातार देखा जाने का एहसास हो रहा था। उसने इसे नजरअंदाज करने और फिर से सोने की कोशिश की, सोचते हुए कि यह शायद दूर के कोयोट्स की आवाज हो सकती है, लेकिन वह रोने की आवाज को समझ नहीं पाया। कुछ मिनटों तक सोने की कोशिश के बाद वह बहुत निराश हो गया क्योंकि रोने और चीखने की आवाज बंद नहीं हुई। आखिरकार वह अपने बिस्तर में बैठ गया और जो उसने अगले देखा वह उसे जीवन भर के लिए डराने वाला था। उसके बिस्तर के फुट पर एक छोटी लड़की थी। वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका क्योंकि उसका शरीर कटों से ढका हुआ था। उसे केवल इतना पता चला कि वह बहुत छोटी थी, एक बच्चे की तरह, लंबे काले बालों वाली। वह लगातार रो रही थी और वह रोना ऐसा था कि उसे सुनकर दिल बीमार हो जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दर्द में है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। जब रॉबर्ट और उसके दोस्त वापस घर दौड़े और सबको जगाकर बताया कि केबिन में क्या हुआ था, तो पहले उसे समझना मुश्किल था। मेरा भाई रॉबर्ट वास्तव में रो रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था, और मेरी चाची उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसके दोस्त उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन तक मैंने अपने भाई को किसान और उसकी बेटी की कहानी नहीं सुनाई जो मेरे चाचा ने मुझे सुनाई थी।
वो पुराना केबिन अब कई सालों से जल चुका है। शायद किसान की बेटी अब शांति से आराम कर सकती है। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं एक फार्म पर रहता था। मेरी सौतेली माँ हमेशा से ही जमीन से जुड़ी जीवन शैली की ओर आकर्षित थी। अपने खाने को खुद उगाने और जानवरों को पालने का विचार उन्हें बहुत पसंद था। कई असफल प्रयासों के बाद हमें आखिरकार एक अच्छा घर एक ऐसे भूखंड पर मिला जहां एक स्थापित शतावरी का फार्म था। जैसे ही हम वहां बसे, हमने कुछ जानवरों को फार्म पर लाया, जैसे कि मुर्गियां, बत्तख और कुछ खरगोश। हमने मुर्गियों और बत्तखों को संपत्ति के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया और कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक रहा। वे फार्म का अन्वेषण करने में आनंदित लग रहे थे और हमें इससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हमारे आखिरी बैच के बत्तख के बच्चों को पालने के बाद कुछ अजीब हुआ। हमारे 4 वयस्क बत्तखों में से 2 बिना किसी निशान के गायब हो गए। न तो कहीं पंख मिले और न ही किसी संघर्ष के संकेत। बस गायब हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हों। भले ही हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, हम अपने पड़ोसियों को देख सकते थे और हमारी संपत्ति के बहुत पीछे एक क्रीक था जो राज्य की नदी से जुड़ा हुआ था। इसलिए कुछ समय के लिए हमने सोचा कि बत्तख शायद कहीं भटक गए होंगे। लेकिन एक शाम जब बारिश शुरू हुई, हम बाहर दौड़े ताकि सभी जानवर सुरक्षित अपने शेल्टर में हों। जब हम जानवरों की जांच कर रहे थे, मेरी सौतेली माँ और मैंने जंगल में एक बत्तख की आवाज सुनी। हमने संपत्ति के पार लगभग 1 एकड़ तक दौड़ लगाई, यह देखने के लिए कि क्या वह हमारे गायब बत्तख हैं। मेरे पिता और भाई बंदूकों के साथ जंगल की खोज में हमारी मदद करने आए। जब हम पेड़ की लाइन के साथ देख रहे थे, वे क्रीक की ओर चले गए और मुझे कुछ देखने पर सीटी बजाने को कहा। मैं संपत्ति के साइड की जांच करते हुए पुराने खलिहान के पीछे देखने गया ताकि बत्तख के कोई निशान मिल सके। क्षेत्र शांत था और फेडिंग लाइट में जंगल थोड़ा डरावना महसूस हुआ। जब मैं उस जगह लौट रहा था जहां हम अलग हुए थे, मेरी सौतेली माँ जंगल से चिंतित निकल आई। आपको बता दूं कि हमारी संपत्ति के पीछे की क्रीक एक छोटी धारा में बंट जाती थी जो भूमि के साथ साथ चलती थी, जिससे जानवर बिना हमारी जानकारी के आसानी से भटक सकते थे। जब हम धारा का सामना कर रहे थे, हमें सामने के जंगल से कई सीटी की आवाजें सुनाई दी। हमने सोचा कि यह मेरे भाई की आवाज थी, इसलिए हमने उसे खोजने की कोशिश की जिससे बत्तख को डराया न जाए। लगभग 30 सेकंड बाद मेरे पिता और भाई विपरीत दिशा से दौड़ते हुए आए और पूछा कि हम सीटी क्यों बजा रहे थे। मेरी सौतेली माँ और मैं भ्रमित थे और कहा कि यह हम नहीं थे। हमने मेरे पिता और भाई को बताया कि हमें लगा कि सीटी मेरे भाई की ओर से आ रही थी। हम सभी सहमत हुए कि हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया था और हम सभी अन्य लोगों के साथ थे जो पुष्टि कर सकते थे कि हम कहाँ थे। स्पष्ट करने के लिए, सीटी हमारे सामने से आई थी, लेकिन वहां किसी का कोई निशान नहीं था। हमने कोई हरकत नहीं देखी और न ही कोई अन्य आवाज सुनी, केवल सीटी जो कई बार हुई। इसी तरह की एक घटना सीटी की घटना के लगभग 1 सप्ताह बाद हुई। मैं वहां नहीं था, लेकिन मेरा भाई और बहन थे। यह रात के 8 बजे के आसपास था, लेकिन चूंकि यह गर्मी का समय था, बाहर अभी भी रोशनी थी। एक बुरा तूफान आ रहा था और मेरा भाई और बहन आसमान को काला और ग्रे होते देख रहे थे। उन्होंने हमारे यार्ड के पीछे की ओर देखा। लगभग 1 एकड़ दूर और सफेद कपड़ों में एक आदमी को झुका हुआ देखा। मेरे भाई ने, जैसे वह है, आसमान की ओर गोली चलाई और उसे कई बार छोड़ने के लिए कहा और फिर उसे भागते हुए देखा। मेरी बहन ने कहा कि उसने बाढ़ की पोस्ट के पीछे आदमी को खड़ा देखा था, इससे पहले कि मेरा भाई उसे देखता। उसने केवल तब मेरे भाई को इसके बारे में बताया जब वह आदमी मूव किया और वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि यह एक आदमी था। मेरी बहन से वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में अधिक बात करने के बाद उसने कहा कि उस आदमी के चारों ओर एक असामान्य चमक थी, जिससे उन्होंने उसे अंधेरे जंगल में देखा। मुझे यकीन नहीं है कि यह कहानी सीटी से जुड़ी है या नहीं, लेकिन मेरे माता पिता निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि हम अब जंगल में जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।